हेलो एवरीवन। हमारा आज का टॉपिक है ऑडिट ऑफ होटल्स, यानी होटल्स की ऑडिट में ऑडिटर को क्या क्या स्पेशल कंसिडरेशंस ध्यान में रखनी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो ऑडिट के होटल्स में ऑडिटर देखेगा वो देखेगा इंटरनल कंट्रोल्स कितने एफिशिएंट हैं, ऑपरेटिंग है कि नहीं है। तो वो चीज़ इसमें सबसे पहले ऑडिटर देखेगा। अब इस इंटरनल कंट्रोल के अंदर स्टूडेंट्स जो स्टार्ट किया हुआ है वो ट्रेडिंग अकाउंट से है। ट्रेडिंग अकाउंट, अब देखिए, पिल्फरेज इज दी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम इन एनी होटल। पिल्फरेज का मतलब होता है पेटी थेफ्ट, यानी छोटी छोटी जो चोरियां होती है होटल्स में। अब किसकी हो सकती हैं? कटलेरी की, यानी स्पून फॉर्क या टॉयलेटरीज की, जो सोप वगैरह रखे हुए होते हैं, शैम्पू के पाउचेज होते हैं। तो ये जो छोटे छोटे सामान होते हैं उनकी ऑडिट ये अपने होटल के स्टाफ के द्वारा ही या फिर जो कस्टमर आते हैं उनके द्वारा, तो ये छोटे छोटे सामानों की चोरी होने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो स्टूडेंट्स, ये इनहेरेंट लिमिटेशंस हो गई, इसको आप बिल्कुल भी खत्म नहीं कर सकते। तो ये एक तरह से वन ऑफ द इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ द होटल इंडस्ट्री है। तो ऑडिटर ये देखिएगा इसमें सबसे पहले कि मैनेजमेंट ने इस अकॉर्डिंग इतने रोबस्ट, इतने इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल लगाए हुए हैं क्या, कि इस पिल्फरेज की पॉसिबिलिटी और जो लॉसेस हैं इससे मिनिमाइज हो सके। अब देखिए आगे देखते हैं यहाँ पे। एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द इंटरनल कंट्रोल कैन नॉट बी अंडरमाइंड, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्वियसली स्टूडेंट्स, हमने पढ़ रखा है कि इंटरनल कंट्रोल ये इंप्लीमेंट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैनेजमेंट की है, टू इंट्रोड्यूस कंट्रोल विच विल मिनिमाइज द लीकेज। ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया, इनहेरेंट रिस्क है, क्योंकि पिल्फरेज उसको आप बिल्कुल भी खत्म नहीं कर सकते, आप उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। मतलब मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस अकॉर्डिंग इंटरनल कंट्रोल स्टेब्लिश करे, इंप्लीमेंट करे कि पिल्फरेज का जो लॉस रहता है वो मिनिमाइज हो, कम से कम हो सके। अभी कैसे होगा? एविडेंस ऑफ देयर सक्सेस, देयर मतलब मैनेजमेंट इसमें कितना सक्सेसफुल रहा है, किसमें? पिल्फरेज से जो लॉस हो रहा है उसको कम करने में, इज प्रोवाइडेड by the preparation of the regular perhaps weekly trading accounts। अब ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टूडेंट्स किस तरीके से दिया हुआ है, ध्यान से समझिए कि ये मैनेजमेंट बनाएगा ट्रेडिंग अकाउंट, ऑडिटर को नहीं बनाने हैं। कि मैनेजमेंट वीकली ट्रेडिंग अकाउंट बनाए और डिटेल्ड उसको चेक करे, स्क्रूटिनाइज करे, यानी उसमें डेविएशन अगर कुछ आ रहा है, यानी कितनी परचेजिंग हुई थी इन सामानों की, कितना यूज हुआ है और इसमें प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ रहा है, और अगर कुछ डेविएशन यानी कुछ मेजर डेविएशन मिलता है तो उसका कारण पता लगाए। एंटीसिपेटेड फॉर्म बीइंग इन्वेस्टिगेटेड, यानी कुछ अगर डेविएशन आ रहा है, जैसे वीकली आप बनाएंगे कि एक हफ्ते में कुछ और प्रॉफिट परसेंटेज आ रहा था और नेक्स्ट वीक में कुछ और आ रहा है और मेजर डेविएशन है, तो वो उसमें मैनेजमेंट उसके कारण पता लगाएगी। अब देखिए यहाँ पे ऑडिटर का क्या काम है स्टूडेंट्स, द ऑडिटर शुड ऑब्टेन द रेगुलर ट्रेडिंग, वो लेगा, वो बनाएगा नहीं, वो ही शुड ऑब्टेन, वो लेगा मैनेजमेंट से जो उन्होंने बनाए हैं फॉर ट्रेडिंग अकाउंट, फॉर द पीरियड अंडर रिव्यू, यानी जिस भी साल की वो ऑडिट कर रहा है, जिस भी पर्टिकुलर टाइम की वो ऑडिट कर रहा है, उससे रिलेटेड वो ट्रेडिंग अकाउंट्स लेगा और उसको एग्जामिन करेगा। और कुछ एक्सप्लेनेशन चाहिए होंगी जो डेविएशन पे उसको लगेगी, तो एक्सप्लेनेशन मैनेजमेंट से लेगा। ये हो गया पहला पॉइंट हमारा इंटरनल कंट्रोल में। दूसरा पॉइंट हमारा इंटरनल कंट्रोल में हम देखते हैं क्रॉस चेक दी KOT, यानी किचन ऑर्डर टिकट। यानी जब हम किसी रेस्टोरेंट में, होटल्स में जाते हैं तो हम उनको जो ऑर्डर देते हैं वो ऑर्डर आके वो अंदर जो उनका किचन होता है वहां पे वो देते हैं और वहां से प्रिपेयर होकर फूड आता है। तो उसके लिए जो स्लिप यूज होती है उसको बोलते हैं स्टूडेंट्स KOT, किचन ऑर्डर टिकट। द ऑडिटर शुड वेरीफाई, ऑडिटर को वो देखना पड़ेगा, वेरीफाई द फ्यू रेस्टोरेंट, टेस्ट चेक बेसिस पे करेगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि एक्चुअल में तो कितने नंबर ऑफ उधर बिल्स आते होंगे, KOTs होते होंगे। तो सैंपल बेसिस पे वो चेक कर लेगा KOTs, किचन ऑर्डर टिकट्स और दी बेसिक रिकॉर्ड, और इसके अलावा अगर कुछ पर्ची वगैरह उधर चलती है तो वो देख लेगा उसको। दिस वुड एनेबल द ऑडिटर इंश्योर द कंट्रोल रिगार्डिंग द रेवेन्यू साइकिल आर इन ऑर्डर, यानी सब वो प्रॉपर्ली काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर जितने आइटम्स का उन्होंने ऑर्डर किया हुआ है और जो एक्चुअल KOT मतलब कितने आइटम सप्लाई किए गए हैं पर्टिकुलर टेबल पे, और वर्सेज जो एक्चुअल बिल जो बना है, तो वो ऑडिटर देखेगा कि अगर इतने नंबर ऑफ आइटम्स उन्होंने सप्लाई किए हैं किसी कस्टमर को और बिल सब उतनी आइटम्स का बना है कि नहीं बना है, तो इस अकॉर्डिंग वो देख लेगा कि रेवेन्यू पूरी की पूरी रिकॉर्ड हो रही है, कुछ अंडर रेवेन्यू तो नहीं हो रहा है। अब नेक्स्ट जो इंटरनल कंट्रोल में ऑडिटर चेक करेगा टैक्सेस पेड, द ऑडिटर शुड वेरीफाई हिमसेल्फ दैट द ऑल टैक्सेस कलेक्टेड फ्रॉम द ऑक्यूपेंट्स, यानी जिसको GST लगा हुआ है रेस्टोरेंट पे, अगर जो GST है उसकी फूड बिलिंग पे GST कैसा है, और अगर कुछ फंक्शन हुआ है तो बैंक्वेट हॉल्स की ऊपर कैसा है GST का, वो पूरा प्रॉपर टैक्स कलेक्शन का वो इफेक्टिव है कि नहीं है, और हैव बीन पेड, और कलेक्ट तो कर लिया आपने कस्टमर से और वो प्रॉपरली आपने गवर्नमेंट को पे कर दिए हैं क्या, प्रॉपर अथॉरिटीज को, तो ये चीज इसमें देखनी रहेगी। नेक्स्ट देखिएगा स्टूडेंट्स, रूम सेल्स और हॉल बुकिंग, यानी बैंक्वेट हॉल जो भी किसी इवेंट वगैरह के लिए लग रहा है या फिर रेगुलर जो रूम की बुकिंग हो रही है, जो उनकी सेल्स हो रही है, तो उसमें ऑडिटर क्या चेक करेगा? सबसे पहले वो गेस्ट का रजिस्टर देखेगा। द चार्ज फॉर रूम सेल्स, यानी जितने भी उसके चार्जेस होते हैं, इज नॉर्मली पोस्टेड टू द गेस्ट बिल बाय द रिसेप्शनिस्ट, फ्रंट ऑफिस
और इन चार्ज ऑफ लार्ज होटल्स बाय द नाइट ऑडिटर। अब देखिए समझिए स्टूडेंट्स ये क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि जितना भी रूम, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी होटल में गए, आपने रूम बुक करवाया, आप रूम बुक करवा के वहाँ पे रहने का है ना, जो अपना भी जितना भी खर्चा होगा, प्लस जो अगर उस रूम के अंदर कोई फ्रिज रखा हुआ है तो मिनी फ्रिज होते हैं उसके अंदर से अगर कुछ सामान कंज्यूम हो रहा है वो, प्लस इसके अलावा अगर हम कुछ उस रूम में कुछ खाना मंगवाते हैं, कुछ फूड सप्लाई होती है उस रूम में, तो ये जो सारे के सारे जितने भी उस रूम से रिलेटेड जो अपनी बिलिंग होती है वो एक गेस्ट बिल, यानी वो हमारे गेस्ट यानी जो रहने गया रुकने गया है उस रूम में, उसके अंदर वो डालते जाते हैं, एग्रीगेट करते जाते हैं। कौन करता है, या तो उस होटल का रिसेप्शनिस्ट, या जो रिसेप्शन पे बैठा हुआ है, या फिर उसको फ्रंट ऑफिस मैनेजर भी कहते हैं स्टूडेंट। तो फ्रंट ऑफिस मैनेजर, अलग अलग नाम है ये। और जो अगर रात को ये नाइट ऑडिटर, बड़ी होटल्स में नाइट ऑडिटर होता है, ये अपने वाला ऑडिटर नहीं है स्टूडेंट्स, ऑडिट वाला, ये वहां पे होटल्स में जो रात को रुकते हैं और जो पूरी रिपोर्टिंग करते हैं उनको नाइट ऑडिटर कहते हैं। जो रात की ड्यूटी करते हैं उनको नाइट ऑडिटर, उनकी पोस्ट का नाम है। तो यहाँ पे जितना भी रूम से रिलेटेड जो उनका जो रेवेन्यू होती है वो गेस्ट के एक नाम पे एक बिल बना देते हैं और उसमें वो एग्रीगेट करते जाते हैं। तो द सोर्स ऑफ द एंट्रीज इज इनवेरिएबली द गेस्ट रजिस्टर, यानी जो एक्चुअल में ऑडिटर चेक करेगा तो ऑब्वियसली जो मेन सोर्स होगा वो उस गेस्ट का रजिस्टर ही होगा, कि उस गेस्ट ने कितने दिन तक रुका था, उसने क्या क्या सर्विसेज ली, कितना उसने उस मिनी फ्रिज से कंजम्पशन किया। एंड द ऑडिट टेस्ट should be carried out to ensure that the correct number of guests आर चार्ज एंड द करेक्ट पीरियड, यानी कितने नंबर ऑफ दिन के लिए वो गेस्ट रुके हुए थे और कितने गेस्ट आए थे। ऐसा तो नहीं हो गया कि भाई किसी गेस्ट को ना नंबर वो अपने बिल इशू करना ही रह गया, हमने उसकी बिलिंग की ही नहीं है। तो ये सारी की सारी जितनी भी डिटेलिंग होगी ऑडिटर ये गेस्ट रजिस्टर से चेक करेगा। दूसरा पॉइंट जो हो गया, इन केस ऑफ चेंजेस इन रूम रेट, यानी रूम रेट कभी जैसे अलग अलग लगते हैं ना, वेरिएबल होता है किसी दिन, और सीजन के वाइज भी अलग अलग रूम रेट्स होते हैं। तो ऑडिटर अगर कुछ चेंजेस हैं तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि रेवेन्यू का बहुत मेजर पार्ट होता है स्टूडेंट्स, ये देखिएगा ना, रूम सेल्स और हॉल की बुकिंग ये तो मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है होटल का। तो उसमें अगर कुछ चेंजेस है रूम रेंट में तो रेट में तो देखिएगा, एनी डिफरेंस बिटवीन द चार्ज रेट्स यूज्ड ऑन द गेस्ट बिल एंड द स्टैंडर्ड रूम रेट, अगर कुछ स्टैंडर्ड रेट है और कितना चार्ज हो रहा है तो वो ऑडिटर उसमें देखेगा। should be investigated to ensure they have been properly authorized। अगर कुछ चेंजेस हैं, फॉर एग्जांपल अगर जो रूम की रेट है, जो स्टैंडर्ड रेट है 2000 का, और गेस्ट से चार्ज किए हैं हमने केवल 1500 रुपए, मैनेजमेंट ने, कंपनी होटल ने, तो उसका कुछ जो जो इतना भी कंसेशन दिया हुआ है वो प्रॉपरली किसी ऑथराइज पर्सन नहीं दिया गया, ये ऑडिटर इन्वेस्टिगेट करेगा कि कोई अंडर रेवेन्यू तो नहीं है, इस चीज को पता लगाने के लिए। तीसरा पॉइंट है चेक द डेली रिपोर्ट। इन द मेनी होटल्स हाउसकीपर्स प्रिपेयर अ डेली रिपोर्ट ऑफ द रूम्स विच वर ऑक्यूपाइड द प्रीवियस नाइट। अब स्टूडेंट्स देखिए होटल्स में क्या होता है कि हर दिन की कितने, जैसे लास्ट डे पे कितने नंबर ऑफ रूम्स अलॉट किए हुए थे, और कितने नंबर ऑफ एक्स्ट्रा बेड, अगर जैसे बेड्स होते हैं उसके अलावा कई बार होता है कि एक्स्ट्रा बेड भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं, तो कितना मतलब ड्यूरिंग द लास्ट डे या फिर पर्टिकुलर डेज पे हाउसकीपर जो होते हैं वो एक रिपोर्ट, डेली रिपोर्ट मेंटेन करते हैं पूरे होटल की एक्टिविटीज की। तो उसी की बात हो रही है। तो ऑडिटर को स्टूडेंट्स ये जो रिपोर्ट्स होती हैं और गेस्ट रजिस्टर होते हैं या फिर कुछ चेंजेस जो उनकी डेली की रिपोर्ट होती है, चेक करके पता चल सकता है कि डेली की एक्टिविटीज क्या हो रही है वर्सेस जो एक्चुअल इन्होंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में है ना बुक कर रखा है, रिकॉर्ड कर रखा है, उसमें कोई डेविएशन तो नहीं है। In many hotels, the housekeeper prepare a daily report of the rooms which were occupied the previous night, यानी कितने लगे हुए थे रूम, and the number of bed kept in each room, क्योंकि हर एक एक्स्ट्रा बेड पे भी होटल चार्ज करती है, तो वो रेवेन्यू का सोर्स हो गया, इसलिए ऑडिटर चेक करेगा। दिस रिपोर्ट टेंड नॉट टू बी परमानेंटली रिटेड। अब ये चीज देखिएगा, ये डेली रिपोर्ट है, ऑब्वियसली 365 दिन की 365 रिपोर्ट होगी तो हर चीज तो रिटेन नहीं कर सकते, तो ये परमानेंट नहीं होती, टेम्पररी बेसिस के। एक बार चेक कर लिया कितने रूम लगे हुए थे, कितने एक्स्ट्रा नंबर ऑफ बेड थे, अब हटा दिया। द ऑडिटर शुड इंश्योर दैट a sufficient number of रिपोर्ट आर अवेलेबल फॉर हिम। अब ऑडिटर को क्या करना होगा, पहले ही स्टाफ को बोल देना रहेगा कि कुछ जो सैंपल बेसिस पे रिपोर्ट्स उसकी चेकिंग के लिए रखी जाएं, फॉर क्योंकि वो सैंपल टेस्ट कर सके, बोथ विद द गेस्ट रजिस्टर एंड विद द इंडिविजुअल गेस्ट बिल। अब वो उसको चेक करे कि कितने एक्स्ट्रा बिल लगे, कितने एक्स्ट्रा बेड लगे थे, कितनी एक्स्ट्रा रूम नाइट्स कितने अपनी लास्ट रूम नाइट्स लगी थी वर्सेस कितना वो एक्चुअल गेस्ट से बिल चार्ज कर रहे हैं। तो ये चीज इसमें देखनी रहेगी ऑडिटर को। द ऑडिटर शुड इंश्योर दैट द प्रॉपर वैल्यूएशन ऑफ ऑक्यूपेंसी इन प्रोग्रेस। अब इसका मतलब क्या है, ऑक्यूपेंसी इन प्रोग्रेस यानी 31 मार्च तो कट ऑफ हो गया, लेकिन होटल में जो लोग रह रहे हैं स्टूडेंट्स, वो तो हो सकता है ना 31 मार्च के आगे भी, अप्रैल के भी कुछ दिन रहेंगे, आगे के कुछ दिन भी रहेंगे। तो 31 मार्च तक कितनी ऑक्यूपेंसी थी वो प्रॉपरली रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं हो रही है, इस चीज के लिए मोस्ट ये कट ऑफ प्रोसीजर है स्टूडेंट्स, ये आपने कट ऑफ प्रोसीजर के नाम से जाना जाता है। यानी 31 मार्च तक की जितनी भी रेवेन्यू है उसको ऑक्यूपेंसी इन प्रोग्रेस, क्योंकि लोग तो स्टे कर ही रहे होंगे,
तो उस चीज में अपने 31 मार्च तक की रेवेन्यू तक कैसे बुक की है वो देखेंगे कि इंक्लूड की है अकाउंट्स में कि नहीं की है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, द ऑडिटर शुड इंश्योर द प्रॉपर रिकॉर्ड्स आर मेंटेन फॉर बुकिंग ऑफ हॉल, इन जितने भी बैंक्वेट हॉल्स और ये सब बुक हो रहे हैं उसके रिगार्डिंग प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन हो रहे हैं, एंड द अदर प्रीमाइसेस फॉर स्पेशल पार्टीज, जो भी अलग अलग हॉल्स होते हैं अलग अलग पार्टीज के हिसाब से, रिकवर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टैरिफ। टैरिफ मतलब क्या रेट है, यानी फॉर एग्जांपल अगर एक बैंक्वेट हॉल है जो नॉर्मल है उसकी क्या रेट्स है वर्सेस जो स्पेशल पार्टीज के लिए है तो उसके लिए क्या टैरिफ है, तो ऑडिटर ये देखेगा। नेक्स्ट देखिए, इन्वेंट्रीज। अब पहले हमने पढ़ा था इंटरनल कंट्रोल कैसे चेक करेगा ऑडिटर, अब दूसरा हमने पढ़ा था रूम सेल्स जो हो रही है वर्सेस जो हॉल की बुकिंग्स हो रही है उसके ऊपर क्या ऑडिटर देखेगा। तीसरा है हमारा इन्वेंट्री, कैरी आउट दी टेस्ट चेक। अब ऑब्वियसली बात है इन्वेंट्री तो बहुत बड़ी, यानी फूड की इन्वेंट्री भी हो गई, टॉयलेटरीज भी हो गई, कटलेरीज भी हो गई, कुछ अगर लिकर है तो लिकर से रिलेटेड इन्वेंट्री भी हो गई, तो ये तो बहुत बड़ी चीज हो गई, तो सैंपल बेसिस पे देखेगा। द इन्वेंट्रीज इन ईच होटल आर दी बोथ रेडिली पोर्टेबल, यानी उठाया और यूज कर लिया, और सेलेबल यानी फूड, फूड तो जैसे वो आप उनको सर्व करते हैं तो सेलेबल, particularly the food and beverages यानी जो खाने का सामान है। It is therefore extremely important that the movement of and transfer, most important students इन्वेंट्री में ऑर्डर क्या देखिएगा, मूवमेंट कैसे हो रहा है ऑफ ट्रांसफर, यानी अगर आया है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने कुछ परचेज की है इन्वेंट्री, कुछ फूड का आइटम कुछ मटेरियल कुछ हमने परचेज किया है तो वो आया, तो सबसे पहले उसका जीआरएन यानी गुड्स रिसीट नोट, तो उसका जीआरएन कैसे आया, उसके बाद वो स्टोर तक कैसे पहुंचा, स्टोर यानी जहां पर वो स्टोर होते हैं तो उस स्टोर में पर्टिकुलर स्टोर में कैसे पहुंचा, उस स्टोर से जाने के बाद वो जहां पे कंज्यूम हो रहा है वहां तक कैसे गया, कौन सा पर्सन लेके जा रहा है, अगर कुछ रिमेनिंग बचा हुआ है तो वो स्टोर कैसे हो रहा है, तो ये सारा हो रहा है मूवमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ सच इन्वेंट्री। मूवमेंट हो रहा है ना, आया, स्टोर में गया, यूटिलाइज हुआ, रिमेनिंग रखा गया, तो ये सब मूवमेंट कैसे हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। सच इन्वेंटरी शुड बी प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट होना चाहिए, एक रजिस्टर रखा होता है स्टूडेंट्स, उस रजिस्टर में एंट्री की जाती है, जैसे जैसे आया तो उसके लिए जीआरएन, जीआरएन में सॉफ्टवेयर में भी एंट्री होती है और एक रजिस्टर में भी एंट्री होती है कि इतने इतने आइटम्स आए हैं, प्लस जो वापस स्टोर में जाता है तो उस स्टोर में जाने के बाद भी उनके पास एक सॉफ्टवेयर होता है और एक वो अपना रजिस्टर रखा हुआ होता है कि स्टोर में इतने नंबर ऑफ आइटम इन्होंने रिसीव किए हैं। उसके बाद पर्टिकुलर कंजम्पशन के लिए अगर वो निकलता है उस स्टोर से तो फिर वो आउटवर्ड्स में उसकी एंट्री करते हैं, यानी इतना आया था वर्सेस इतना हमने इशू कर दिया है इस डिपार्टमेंट में, तो वो इशू की अलग प्रॉपर अलग एंट्री होती है उसमें रजिस्टर में। तो वही बात हो रही है कि शुड बी प्रॉपरली डॉक्यूमेंट तो होना चाहिए टू इनेबल कंट्रोल टू बी एक्सरसाइज ओवर ईच इंडिविजुअल स्टोर एरिया, कि कितना आया था, कितना रखा हुआ है, कितना उस पर्टिकुलर सेल पॉइंट पे कंजम्पशन के लिए गया। अब ऑडिटर क्या करेगा, द ऑडिटर शुड कैरी आउट द टेस्ट टू इंश्योर दैट ईच ऑल सच डॉक्यूमेंटेशन इज एक्यूरेटली प्रोसेस्ड, यानी प्रॉपर एंट्री के टाइम पे जीआरएन रिकॉर्ड हो रहा है, स्टोर के जाने स्टोर में जब वो जा रहा है पर्टिकुलर इन्वेंट्री तो स्टोर में उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, और स्टोर से जब वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में इशू हो रहा है तो उसकी प्रॉपरली एंट्री हो रही है। तो इधर ऑडिटर ये देखेगा, ऑडिटर का काम केवल सैंपल बेसिस पे ये डॉक्यूमेंटेशन चेक करना है स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखिएगा। कीप लॉक फॉर लार्ज क्वांटिटी, जैसे मैंने आपको बताया अगर कुछ, जैसे अगर कोई सिल्वर की कटलेरी है ना, और अगर इसके अलावा कुछ जो अगर लिकर का भी वो सप्लाई करते हैं तो वो भी जो उसमें हाई ना उसमें क्वांटिटी ऑफ इन्वेंट्री में आ गई, उनकी वैल्यू भी ज्यादा होगी ऑब्वियस सी बात है। तो एरिया वेयर सच लार्ज क्वांटिटी ऑफ इन्वेंट्री आर शुड बी कैप्ट, यानी वो लॉक रखे हुए होनी चाहिए, लॉक उनके ऊपर लगा हुआ होना चाहिए, और पर्टिकुलर एक ऑथराइज पर्सन ही उसको उसकी की हैंडल करेगा। एंड द की बीइंग रिटेन्ड बाय द डिपार्टमेंट मैनेजर, यानी वही ऑथराइज पर्सन है उस डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है, उस स्टोर का जो मैनेजर एचओडी है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, वो उसको रखेगा। द की शुड बी रिलीज्ड ओनली टू द ट्रस्टेड पर्सोनल, यानी जो ट्रस्टेड यानी जो ऑथोराइज्ड स्टाफ है, पर्सोनल मतलब स्टाफ, उसी को दी जानी चाहिए। अनऑथोराइज्ड पर्सन शुड नॉट बी परमिटेड इन दी स्टोर एरिया एक्सेप्ट अंडर दी कांस्टेंट सुपरविजन। ऑब्वियसली बात है जिस स्टोर में आपने लॉक लगा के रखा है, की लगा के उसको किसी ऑथराइज पर्सन के पास ही उसकी चाबी होनी चाहिए और किसी भी ऐसी अनऑथराइज पर्सन को नहीं दी जानी चाहिए। अगर दिया भी जाता है तो उस पर कांस्टेंट सुपरविजन यानी चेक रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट है चेक मूवमेंट ऑफ द गुड्स, इन पर्टिकुलर एनी मूवमेंट ऑफ द गुड्स इन और आउट, यानी कैसे इन और आउट, है ना, कैसे आ रहा है गुड्स, कैसे जा रहा है, जैसे हमने पहले डिस्कस कर लिया ये पूरा डिटेल में। नेक्स्ट पॉइंट है, मैनी होटल्स यूज स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल वैल्यूअर
टू टेक एंड वैल्यू द इन्वेंट्री ऑन कॉन्टिन्यूअस बेसिस। जैसे मैंने बोला सिल्वर का अगर कुछ सामान उन कटलेरी है उनके पास, इसके अलावा अगर कोई उनके पास मेजर इन्वेंट्रीज है, तो प्रोफेशनल वैल्यूअर आके उसको वैल्यू करेंगे कि इनकी वैल्यू कितनी है। थ्रू आउट द ईयर सच वैल्यूएशन, अब ऑडिटर क्या करेगा, उसको वैल्यूएशन रिपोर्ट को एक बार गो थ्रू करेगा। सच वैल्यूएशन इज द मोस्ट ऑलमोस्ट इनवेरिएबली यूज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस शीट इन्वेंट्री फिगर्स एट द ईयर एंड। अब चेक करने के लिए कि ऑडिट इसने होटल्स ने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में इन्वेंट्री की वैल्यू क्या बता रखी है वर्सेस उस प्रोफेशनल वैल्यूअर ने उसकी क्या वैल्यू लगाई है। तो ये देखिएगा ऑलमोस्ट सच वैल्यूअर्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑडिट क्लाइंट, यानी वो ऑडिट क्लाइंट का कोई रिलेटेड नहीं होता है, वो इंडिपेंडेंट होता है। इट इज इंपॉर्टेंट दैट द ऑडिटर सेटिस्फाई हिमसेल्फ दैट द अमाउंट इंक्लूडेड फॉर सच इन्वेंट्रीज आर रीजनेबल। ऑब्वियसली स्टूडेंट्स, इन्वेंट्री होटल का बहुत मेजर आइटम होता है, तो उसमें फूड भी आ जाता है, कटलेरी भी आ जाती है, कुछ सिल्वर के अपने जो सामान होते हैं वो भी आ जाते हैं उनके इन्वेंट्री में। तो इसका प्रॉपर वैल्यूएशन बहुत ज़रूरी है। अब इसमें यही बताया गया है जो वैल्यूएशन होता है वो एक इंडिपेंडेंट पर्सन से होता है, एंटिटी से होता है। अब ऑडिटर को क्या चेक करना रहेगा कि जो भी वैल्यूएशन रिपोर्ट के बेसिस पे जो होटल ने अपनी इन्वेंट्री रिकॉर्ड की है बैलेंस शीट में, तो वो रीजनेबल है। अब देखिए नेक्स्ट, फिजिकल इन्वेंट्री टेकिंग। अब ऑब्वियसली हम इन्वेंट्री पढ़ रहे हैं तो फिजिकल वेरिफिकेशन तो छूट ही नहीं सकता है। इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ ऑफ दिस, द ऑडिटर शुड कंसीडर द अटेंडिंग। अब ऑडिटर को करनी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, हमने एक पढ़ा था ऑब्जर्विंग द फिजिकल इन्वेंट्री, है ना प्रोसीजर, तो ऑडिटर अटेंड करेगा और ऑब्जर्व करेगा। taking and carrying out certain prices calculation test. The extent of such test could be limited since the figures will be happen prepared independently of the hotels. तो ये चेक ऑर्डर करेगा, ऑब्जर्व करेगा किस तरीके से हो रहा है, कितने लेवल पे हो रहा है, क्या क्या टेस्ट अप्लाई किए जा रहे हैं, तो ये इसमें है। नेक्स्ट देखिएगा स्टूडेंट्स, फिक्स्ड असेट्स। हमने इंटरनल कंट्रोल किया, हमने रूम सेल्स किया, हॉल्स की रिगार्डिंग कैसे रेवेन्यू बुकिंग होती है, इन्वेंट्रीज के ऊपर किया। फोर्थ पॉइंट है हमारा फिक्स्ड असेट्स के बेसिस पे द अकाउंटिंग पॉलिसी क्या चेक करेगा स्टूडेंट्स, यू कैन गेट डायरेक्ट शॉर्ट नोट ऑन दिस की ऑडिटर फिक्स्ड असेट्स के बेसिस पे होटल्स की ऑडिट में फिक्स्ड असेट्स के बारे में क्या क्या चेक करेगा, तो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले अकाउंटिंग पॉलिसी चेक करेगा द फिक्स्ड असेट्स ऑफ द इंडिविजुअल होटल्स आर लाइकली टू डिफर, क्योंकि कुछ होटल्स कुछ और अकाउंटिंग पॉलिसी लगाते हैं और कुछ कुछ और। तो उस पर्टिकुलर होटल की जिसमें ऑडिटर चेक कर रहा है तो उसके लिए क्या उन्होंने अकाउंटिंग पॉलिसी ली हुई है और ली हुई है तो करेक्ट है भी कि नहीं है। डिमार्केशन यानी डिफ्रेंसिएशन कैसे कर रहा है, मेनी होटल्स अकाउंट फॉर सर्टेन क्वाजी फिक्स्ड असेट्स सच एज सिल्वर। जैसे हमने आपको बताया कि जो मेजर आइटम होते हैं कुछ सिल्वर की कटलेरी यूज होती है, तो उसको उस पर्टिकुलर होटल ने जिसका ऑडिट हो रहा है तो उसने उसको फिक्स्ड एसेट्स में डाला है या फिर क्वाजी फिक्स्ड एसेट्स में डाला है, क्योंकि क्वाजी मतलब वो यूज हो रहे हैं कंजम्पशन के लिए, तो प्रॉपर फिक्स्ड एसेट्स नहीं हुए। तो उस होटल ने क्या उसका डिमार्केशन यानी क्लासिफिकेशन कैसे किया है। तो दिस कैन बी लीड टू कंफ्यूजन बिटवीन ईच इन्वेंट्री आइटम, यानी वो इन्वेंट्री ट्रीट करें, फिक्स्ड एसेट्स ट्रीट करें, किस अकॉर्डिंग होटल उसको ट्रीट कर रहा है, which are accounted for more than a more normal form of on the assets basis. In such cases, it is important that the very detailed definition of inventory item exists and the auditor should carry out tests to ensure that the definition have been closely followed। यानी उस particular होटल ने इस क्लासिफिकेशन के लिए क्या इन्वेंट्री को उसने कैसे डिफाइन किया है, फिक्स्ड एसेट्स को उस होटल ने कैसे डिफाइन किया है और वर्सेस उन्होंने अकाउंट्स में उसका ट्रीटमेंट कैसे किया है, और जो किया है क्या वो सही भी है क्या, तो वो ऑडिटर चेक करेगा। द ऑडिटर शुड, यहाँ पे द है, द ऑडिटर शुड सी दैट द कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स माइनर रिनोवेशन। अब फिक्स्ड एसेट्स में तो पहले हो गई हमारी इन्वेंट्री की बात, यानी उस फिक्स्ड एसेट्स के रिगार्डिंग क्या अकाउंटिंग पॉलिसी ली हुई है और उन्होंने फिक्स्ड एसेट्स में और इन्वेंट्री में डिमार्केशन कैसे किया हुआ है और उसको अकाउंट फॉर कैसे किया हुआ है। तीसरा पॉइंट है हमारा जो भी रिपेयर रिनोवेशन। अब होटल्स में बहुत मेजरली रिपेयर रिनोवेशन होते ही रहते हैं स्टूडेंट्स, वो अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, मेंटेन उनको रखने के लिए, उनका जो व्यू होता है उसके लिए बहुत सारे रिनोवेशन होते हैं, तो ऑडिटर को इस पर खास ध्यान रखना है। शुड सी द कॉस्ट ऑफ रिपेयर एंड माइनर, अगर माइनर रिनोवेशन हुआ है तो और रीडेकोरेशन अगर कुछ हो रहा है तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाएगा, अगर कुछ मेजर हो रहा है तो वो उसको कैपिटलाइज करेंगे। वेयर द कॉस्ट ऑफ मेजर ऑल्ट्रेशन एडिशन टू द होटल बिल्डिंग आर, और वो कैपिटलाइज हो रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब तीन हो गए अकाउंटिंग पॉलिसीज, डिमार्केशन, और तीसरा रेवेन्यू वर्सेस कैपिटल एक्सपेंडिचर फिक्स्ड एसेट्स में। नेक्स्ट है हमारा कैजुअल लेबर। अब स्टूडेंट्स होटल्स में क्या होता है, जैसे कुछ बड़ा इवेंट हो रहा है तो नॉर्मली तो इतने स्टाफ की जरूरत नहीं है, जितना है उससे काम होता है, लेकिन अदरवाइज कोई मेजर कोई बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है तो उसमें अलग से एक एक्स्ट्रा स्टाफ बुलाया जाता है, एक्स्ट्रा कुछ लेबर बुलाई जाती है, तो उसको बोलते हैं कैजुअल, यानी जो टेम्पररी बेसिस के लिए है।
द होटल ट्रेड ऑपरेट्स टू वेरी लार्ज एक्सटेंट ऑन द कैजुअल लेबर, क्योंकि जैसे शादियों का सीजन आ गया या फिर पर्टिकुलर इवेंट्स आ गए, और तो उस बेसिस पे उनको हमेशा के लिए नहीं रखती है, तो कैजुअल लेबर के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड रहता है। द रिकॉर्ड्स, अब ऑडिटर को देखना है द रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड प्रॉपरली रिकॉर्ड, क्योंकि इस पे हो सकता है कभी एसआई की लाइबिलिटी आ गई, कभी प्रोविडेंट फंड की कुछ लाइबिलिटी तो नहीं आ रही है, तो ऑफ सच वेजेस पेमेंट्स आर फ्रीक्वेंट inadequate, तो उस पे क्या रिकॉर्ड्स रखे जा रहे हैं। द ऑडिटर शुड इंश्योर दैट द डिफाल्केशन ऑन द अकाउंट्स डज नॉट टेक प्लेस बाय द सजेस्टिंग प्रॉपर कंट्रोल्स टू द मैनेजमेंट। अब ऑडिटर ये सबसे पहले रिकॉर्ड मेंटेन करेगा कि उसको जो पेमेंट हो रहा है वो किस अकॉर्डिंग हो रहा है, वो एडिक्वेट तो है कि नहीं है, और उसके ऊपर अगर कुछ कमी, डिफाल्केशन अगर कुछ कमी लगती है तो वो मैनेजमेंट को वो प्रॉपर कंट्रोल्स इम्प्लीमेंट करने के लिए सजेस्ट करेगा। नेक्स्ट देखिए लास्ट पॉइंट, ट्रेवल एजेंट्स एंड शॉप्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपने अगर ऑनलाइन कभी बुकिंग की है तो जैसे मेक माई ट्रिप होता है, गोवा वीवो होता है, अगोड़ा होता है, तो ये ट्रेवल एजेंट्स होते हैं जिनके थ्रू, ये मीडिएटर्स होते हैं जिनके थ्रू इसको हम आगे होटल्स में बुकिंग करते हैं। तो देखिए, उसको बोलते हैं ओटीए भी बोलते हैं, ऑनलाइन ट्रेवल एजेंट्स। तो फॉर द लेजर्स कमिंग थ्रू द ट्रेवल agents, other booking agencies, bills are usually made on the ट्रेवल एजेंट्स और बुकिंग्स। क्या होता है स्टूडेंट्स, देखिए हमने अगर ऑनलाइन जैसे फॉर एग्जांपल गोवा वीवो से आगे किसी होटल में रूम बुक किया, तो जो फाइनल बिलिंग होती है तो वो तो यही लेगा ना जिससे हमने बुक किया है, हम तो पेमेंट तो हम इसी को दे देंगे, तो ओ आई वीपीओ को एमएमटी को। तो ये ट्रेवल एजेंट्स क्या करते हैं, हमसे सारा पेमेंट लेके अपना कुछ परसेंटेज भी तो काटेंगे, वो अपना कमीशन काट के रिमेनिंग पैसा उस होटल को दे देते हैं। तो वही प्रोसीजर बता रहा है कि जो बिल्स होते हैं यूजुअली मेड ऑन द ट्रेवल एजेंट, लेकिन वो पैसे भी वही लेते हैं, बिलिंग भी उनके नाम पर ही होती है ट्रेवल एजेंट्स के। तो वो क्या करते हैं, अपना कुछ कमीशन डिडक्ट करके फिर आगे वो होटल्स को पेमेंट कर देते हैं। तो ये चीज होती है। तो ऑडिटर को क्या करना देखना है इसमें, तो ऑडिटर शुड इंश्योर दैट द मनी आर रिकवर्ड। मैंने बताया डिडक्ट करने के बाद वो रिकवर तो हो रही है प्रॉपरली, ऐसा तो नहीं कुछ ट्रांजेक्शन रह गए हों, क्योंकि ये होटल का रेवेन्यू है। तो प्रॉपरली उस ट्रेवल एजेंट्स ने जो पैसे बनते हैं अपना कमीशन हटाने के बाद, वो प्रॉपरली उसको होटल्स को दे दिए है, और होटल्स ने भी कमीशन की एंट्री अच्छे अलग की है और अपनी रेवेन्यू की एंट्री अलग की है फ्रॉम दी ट्रेवल एजेंट्स और दी बुकिंग एजेंसी एज पर दी टर्म्स। उनका पहले से एग्रीमेंट होता है कि कमीशन कितना डिडक्ट होगा, तो वो चीज ऑडिटर चेक करेगा। कमीशन वही सेम चीज जैसे बताई मैंने अभी, कमीशन इफ एनी क्या होगा ही, कमीशन तो वो तो डिडक्ट करेंगी। पेड टू द ट्रेवल एजेंट्स बुकिंग एजेंट शुड बी चेक्ड बाय द रेफरेंस ऑफ एग्रीमेंट, यानी कितना परसेंटेज ऑफ कमीशन है तो वो ऑडिटर चेक करेगा। और उसकी अकाउंटिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज भी, उसकी अकाउंटिंग वो कमीशन की अलग से करे, और जो रेवेन्यू का फिगर है वो अलग से इसमें रिपोर्ट करे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा ऑडिट ऑफ होटल्स। आप ये हमारे अलग अदर वीडियो जो टॉपिक पे बने हुए हैं आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू।